जोहार झारखंड। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही परिवार अपने यूट्यूब चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। झारखंड दरोगा और झारखंड उत्पाद सिपाही या झारखंड पुलिस कांस्टेबल की बैचेस हमारे यहाँ ऑलरेडी यूट्यूब में चल रही है। प्लेलिस्ट में उलगुलान बैच, वीडियो को जरूर देखिएगा, क्लास को जरूर उलगुलान बैच के मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको वो सारे कंटेंट, वो सारे क्वालिटीज मिलेंगे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको एक बार नहीं 10-10 बार सिलेक्शन दिलाने में सक्षम है। आप उसको देख करके खुद फीडबैक दीजिएगा कि जो क्लासेस हमने आपको करवा रहे हैं, मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का या किसी भी पेपर का, वाकई उसमें उतना दम है, उतना उतना खम है कि आपको 10-10 बार दरोगा बना सकता है वो बैच, है ना। तो बिल्कुल मिस मत करना। साथ ही साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सेट करना बहुत जरूरी है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना जरूरी है। तो हम एज अ टीचर हमने इस बात की जिम्मेदारी लिया है कि अपने बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सारा सेट करवा दो। आज सेट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे बेटा मैथमेटिक्स का। यानी सीखना और जानना जरूरी है कि किस तरह के क्वेश्चंस झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। हम इस बात का पूरी तरीके से आपको तसल्ली दिलाते हैं, आपको आश्वस्त करते हैं कि जो तरीका और जो मेथड हम आपको बताएंगे वो सबसे आसान तरीका और सबसे फास्ट मेथड होगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और बिल्कुल आप इस सीरीज को अगर पूरा देख करके एग्जाम्स के हॉल के अंदर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है, इस बात की हम गारंटी लेते हैं ऑन रिकॉर्ड, है ना। तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आइए एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा रहा है। और अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया तो आपको उसका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए ताकि एग्जाम्स में अपना फंसो। क्वेश्चन है बेटा कि एक अभाज्य संख्या में क्या होता है। चार ऑप्शन है ना। एक अभाज्य संख्या क्या होता है, तो आप सबको पता है कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। यानी अगर हिंदी में बात करें तो अभाज्य संख्या इंग्लिश में कहें तो प्राइम नंबर, जिसके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं। जिसके गुणनखंड कितने होते हैं बेटा, केवल दो होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं, केवल दो। जैसे सात, सात का एक है गुणनखंड और खुद सात है। जैसे पांच, पांच का गुणनखंड एक है और खुद पांच है। इनके अलावा और किसी के पहाड़ा में यह आ ही नहीं सकता। उसी प्रकार 13, उसी प्रकार 17, है ना। तो प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती है जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और दूसरा ये खुद। पहला ऑप्शन, दो या दो से ज्यादा भाजक होते हैं, भाजक को ही गुणनखंड कहा जाता है। नहीं सर, दो से ज्यादा नहीं हो सकते, ज्यादा नहीं हो सकता। केवल खुद से और एक से विभाजित होता है, बिल्कुल सर। जैसे सात है तो केवल खुद से और एक से विभाजित होगा। जैसे पांच है तो केवल खुद से और एक से विभाजित होगा। इसके कोई भाजक नहीं होते हैं, नहीं सर होते हैं, दो भाजक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। पॉजिटिव पूर्णांक नहीं है, यानी धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो सर पॉजिटिव तो है। सात भी पॉजिटिव है, एक भी पॉजिटिव है, पांच भी पॉजिटिव है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्लियर है ना। कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलो, कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलो कि अभाज्य संख्या कहते किसको है, ताकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में दिक्कत नहीं हो, परीक्षा में दिक्कत नहीं हो। बोलता है कि श्रेणी 1 से 99 तक गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं। इंग्लिश में बोलता है हाउ मेनी टोटल डिजिट ऑफ टेंस प्लेस आर देयर इन द नंबर्स फ्रॉम 1 to 99। आप इंग्लिश में पढ़ते आप इंग्लिश में पढ़ो, आप हिंदी में पढ़ते आप हिंदी में पढ़ो। हम क्वेश्चन को ज्यादातर इंग्लिश में ही नहीं हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चे उसको देख लेंगे, है ना। 1 से 99 तक में कुल दहाई अंक वाले संख्यों की संख्या कितनी है। दहाई मतलब बेटा जिसके पास दो अंक है, जैसे 10, 11, 12, 13। सर 1 से 99 तक में आप एक काम करो ना कि 9 तक संख्या हटा दो। क्यों हटाओ 9 तक, क्योंकि 9 तक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब एक अंक वाले संख्या हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 से 99 तक की कैलकुलेशन में दिहाई अंक की कुल संख्या कितना है। तो इकाई अंक वाले कुल हटा दो, जो बच गए वो दिहाई अंक वाले हो गए। अरे जो बच गए वो दिहाई अंक वाले हो गए। कितना आसान तो क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना था, है कि नहीं। आओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना था। देखो जरा, बोलता है एफ के पास नोटों की एक निश्चित संख्या है। एफ एक आदमी है, उसके पास बहुत सारा नोट है। निश्चित संख्या नहीं मालूम कितना नोट है, लेकिन है, जिनका वर्ग निम्नलिखित है। ठीक सर, 9 का 1 रुपया है। अच्छा 9 पीसे 1 रुपया, नोट उसके पास 1 रुपया है, यानी 1 रुपया करके 9 रुपया है उसके पास। फिर 5 का 5 रुपया है, 5 ठो है उसके पास 5 रुपया, यानी यहाँ पे उसके पास फिर 25 रुपया हो गया। उसके बाद है 6 ठो 10 रुपया का नोट है, 6 ठो इसके पास 10 रुपया का नोट है, यानी एफ के पास 60 रुपया भी है।
फिर 7p से 20 रुपया का नोट, 7p से 20 रुपया का नोट, यानी इसके पास 140 रुपया और है। फिर 8p से 50 रुपया का नोट, 8p से 50 रुपया का नोट, यानी यहां से देखो तो 400 रुपया, 8 पचे 40 और 0 400 रुपया और है। और नोट हो है 100 रुपया का नोट, नोट हो है 100 रुपया का नोट, यानी यहां से देखो तो उसके पास 900 रुपया और है। इतना पैसा वो रखे हुआ है। तो एफ के पास कुल राशि कितनी है, कुल यानी टोटल जोड़ो, 9 और 5 14, 14 का 4 यहाँ बचा, आज यहाँ कितना आ गया बेटा 1, यानी आखिरी में जिसमें 4 होगा वही आंसर होगा। सर पूरा जोड़ करके क्या फायदा, पूरा जोड़ सकते थे, 9 और 4 13, 13 और 14, 14 और ये हो गया 15, 1525, 1525 अगर यहाँ हो गया तो 1525 में अगर 20 और जोड़ देते तो हो जाता 1525 में अगर 20 जोड़ देते तो 1545, लेकिन एक कम है तो 1544, सॉरी 1534, 1534 है ना। तो आंसर कितना आया 1534। लेकिन हम पूरा कैलकुलेट नहीं करके क्या कर रहे हैं, आखिरी में 4 था तो यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, यहाँ था और यहाँ नहीं था, यानी हम केवल आखिरी डिजिट से ही क्वेश्चन को बता सकते हैं कि आंसर कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि आखिरी में 4 यही मिला है कि नहीं। ऐसे भी सोच सकते थे ना। तो क्वेश्चन आसान भारी हर तरह का, ये आसान क्वेश्चन था, लेकिन बहुत सारा बच्चा क्या करेगा, इसको देख करके डरेगा। तो इसी डर को खत्म करना है हमको क्लास में, इसी डर को खत्म करना है कि सब क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं। एक बार सीख लो, एक बार देख लो क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आता है, ताकि तुम्हारा डर खत्म हो जाए और एग्जाम में तुम जल्दी से अपना सिलेक्शन ले लो। और फिर हम लोग साथ में मिठाई खाएंगे और बोलेंगे कि देखो सिलेक्शन हो गया, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हारा। ठीक है, इसी दिन के लिए तो पढ़ाते थे। दो संख्याओं का एलसीएम 78 है। ठीक है सर, एलसीएम जो है दो संख्याओं का ये 78 है। ठीक है सर, छोटा लिखते थोड़ा। एलसीएम जो है दो संख्याओं का ये 78 है, आपने कह दिया तो हम मान लिए सर। आगे इन संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यानी अगर प्रथम संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बोला जाए तो 2:3 है। अनुपात किसके साथ होता है बेटा, एक्स के साथ। अनुपात का मतलब होता है किसी संख्या का वो कोई भाग है, तो मालूम नहीं कि वो कंप्लीट नंबर कितना है, तो दोनों के साथ एक्स होगा ही होगा। ठीक है, तो हमको बोला आगे उनका योगफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, इनका योगफल ज्ञात करें, यानी इन दोनों को जोड़ करके क्या आएगा वो ज्ञात करें। ठीक है सर, एक तो तरीका अपने पास ये है कि 2 और 3 जोड़ करके 5x आएगा, जोड़ करके 5x आएगा, इसका मतलब ये है सर कि ऑप्शन वही होगा सही जो 5 से कट जाए, क्योंकि जोड़ करके 5x आ रहा है, यानी आंसर वही हो सकता है जो 5 से कट जाए। 5 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो दो दो ऑप्शन बच गया सर, तो बनाएंगे। यदि एक ऑप्शन बचता तो हम बनाते नहीं, इन दोनों में से एक ऑप्शन रहता तो आंसर पता चल गया था। कोई बात नहीं सर। एलसीएम का नियम क्या है, एलसीएम का नियम यह है कि एलसीएम बराबर होता है प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या गुना एचसीएफ। ये होता है सर एलसीएम, प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या गुना एचसीएफ। और एलसीएम दिया हुआ है अपने को कितना बेटा 78, तो हमने एलसीएम के नीचे एलसीएम लिख दिया। पहली संख्या कितनी है सर, जो 2 है, दूसरी संख्या कितनी है, जो 3 है। एचसीएफ कितना है सर, एचसीएफ जो प्रत्येक के साथ दिखे, और प्रत्येक के साथ कौन दिख रहा है सर, तो एक्स दिख रहा है। बोलो समझ में आया क्या। पहली संख्या का अनुपात है 2, 2 ले लिए, दूसरी संख्या का अनुपात है 3, 3 ले लिए। यदि उनका एचसीएफ एक्स है, क्योंकि दोनों अनुपात में कभी भी कोई संख्या रहेगा तो उसका एचसीएफ हमेशा एक्स होगा, तो एचसीएफ भी ले लिए एक्स, है ना। अच्छा काट रहे हैं सर, 2 तिया कितना होता है 6, 6 से काटे तो 6 कम 6, 6 तिया 18, यानी एक्स का मान कितना आ गया सर 13। एक्स का मान कितना आ गया सर 13 आ गया। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल ज्ञात करें। पहली संख्या सर 2x है, यानी 2 गुना 13, यानी 2 गुना 13, और दूसरी संख्या सर 3x है, यानी 3 गुना 13, 13 दूना 26 और 13 तिया 39, आपस में ऐड करेंगे तो 9 6 15 का 5, 3 3 6, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना 65। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, सबको समझ में आया। ऐसे भी ऐड कर सकते थे बेटा, क्या है 2x और 3x का योग निकालने बोला था ना, तो 2 और 3 कितना होता है 5x, और x का मान कितना है 13, और 13 पचे कितना हो गया 65। ऐसे भी हम लोग योग निकाल सकते हैं, यानी क्वेश्चन का आंसर हो गया 65। क्लियर है, एकदम बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पे आओ, अगले क्वेश्चन को देखो।
बोलता है कि 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम निकाल लो। 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम निकाल लो। ऐसे मत निकालना, टाइम बर्बाद होगा एग्जाम में। किसी एक संख्या को पकड़ लो, 12 को या 18 को या 21 को या 28 को, किसी एक संख्या को पकड़ लो। जैसे मान लो हम पकड़ लिए यहाँ पे 18 को। क्यों पकड़े? क्योंकि 18 का नियम बहुत आसान है। 18 को जोड़ करके कितना आता है? 9। 18 को जोड़ करके कितना आता है? 9। यदि किसी संख्या को जोड़ करके 9 आ जाए, यदि किसी संख्या को जोड़ करके 9 आ जाए, तो जो ऑप्शन को जोड़ करके 9 आ जाए वही उसका एलसीएम होगा। आसान है। चारों में से किसी एक को देख लो। तो हमको 18 का नियम आसान लगता है। 18, 27, 36, 45, 54, ये सबको जोड़ करके 9 आता है। यदि किसी संख्या को जोड़ करके 9 आ जाए तो उसका एलसीएम वही होगा जिसके संख्या को जोड़ करके 9 आ जाता है। 8, 4, 12, 12 नहीं चाहिए सर। 6, 7, 8, 9 और एक 10, 10 नहीं चाहिए सर। 8, 2, 10, 5, 15, 15 नहीं चाहिए सर। 5, 6, 7, 8, 9, हाँ सर बिल्कुल 9 चाहिए। टाइम बचाना है ना एग्जाम में, टाइम बचाने सीखो ना, है ना। तो क्या सीखा तुमने कि अगर एलसीएम ज्ञात करना है और वैसा संख्या दिया हुआ है जिसको जोड़ने पे 9 आता है, तो जो ऑप्शन को जोड़ने पे 9 आ जाएगा वही आंसर होगा। ठीक है, और क्वेश्चन पे। 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि अर्जित लाभ 10% तो x का मान ज्ञात करें। इंग्लिश में बात करें तो ऑफ, और हिंदी में बात करें तो का, के, की। का मतलब होता है गुना। देखो 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब खरीद दाम यानी सीपी। ठीक है बेटा। एक्स वस्तुओं के बिक्री मूल्य, एक्स वस्तुओं के, एक्स ऐसे लिख देते हैं, एक्स वस्तुओं के बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, के बराबर है यानी ये दोनों बराबर है। बात समझ में आ रहा है ना। 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। आगे, यदि अर्जित लाभ 10% तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो रेशियो निकाल लो, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो। अच्छा, रेशियो यह होता है किसी का भी मान। रेशियो का मतलब क्या होता है? किसी का भी मान। मान हमेशा बराबर के सामने होता है। मेरे बात को समझो। जैसे हम लिखे ना बेटा 3p बराबर 5q, और अगर तुमसे कोई पूछेगा ना कि p का मान बताओ, तो मान हमेशा बराबर के सामने होता है। मान कहाँ होता है? बराबर के सामने। तो p का मान 5 है। और कोई पूछेगा तुमसे कि q का वैल्यू बताओ, तो मान हमेशा बराबर के सामने होता है। तो q का वैल्यू कितना है? 3 है। समझाने के लिए था ये। यानी अगर cp चाहिए तो cp बराबर कितना है सर? x है। मान हमेशा बराबर के सामने होता है। और sp चाहिए तो sp बराबर कितना है सर? 55। ये हो गया, है ना। सीपी एक्स हो गया और एसपी कितना हो गया? 55। अब बोलता है कि लाभ कितना है बेटा? 10%। लाभ कितना है? 10% लाभ है। अब देखो लाभ को कैसे यूज किया जाता है किसी भी क्वेश्चन में। अगर लाभ है 10%, तो इसको तुम सॉल्व करके 10/100 लिख सकते हो ना, नीचे प्रतिशत का 100। ये 0 से 0 गया तो कितना आ गया? 1/10। याद रखोगे नीचे हमेशा होता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। अगर क्वेश्चन में लाभ है तो ऊपर वाला लाभ, और अगर क्वेश्चन में हानि है तो ऊपर वाला हानि। हमेशा प्रतिशत को सॉल्व कर लो। प्रतिशत को सॉल्व करने के बाद तुमको नीचे मिलेगा वस्तु का क्रय मूल्य, खरीद दाम। खरीद दाम कितना मिला? 10 रुपया। और ऊपर कितना मिला? 1 रुपया। यदि क्वेश्चन ने लाभ के बारे में बात किया तो ऊपर लाभ है। अच्छा, अब वस्तु को बेचो यानी एसपी, सेलिंग प्राइस। 10 रुपया में तुमने खरीदा, 1 रुपया का लाभ चाहिए, तो बेचोगे कितना में? बिल्कुल सही सोचा तुमने, 11 में। 10 में खरीदा, बेचने के लिए 1 रुपया का लाभ चाहिए तो 11 में बेचोगे। यानी अपने पास सीपी मिला 10, अपने पास जो सीपी मिला वो कितना मिला? 10। और अपने पास जो एसपी मिला वो कितना मिला? 11। अपने पास जो एसपी मिला वो कितना मिला? 11। अब गौर करो 11 का 55 कितना गुना है सर? 5 गुना है। तो अगर एलएचएस 5 गुना है तो आरएचएस भी 5 गुना होगा। तो 10 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 50। यानी इस क्वेश्चन का जो क्रय मूल्य होगा, सीपी होगा, वो कितना होगा? 50 होगा, 50 होगा। ठीक है, समझ में आया सबको? क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बना सकते थे कि 11 गुना 10 ऐसे तुम लिख देते, बराबर 10 गुने 55 लिख देते, ऐसे भी तुम लिख सकते थे। और 11 से काटे 5 बार में तो भी 5 दिए 50 आ जाता। यानी क्वेश्चन का आंसर लाने में तुमको कोई दिक्कत नहीं था। तुम इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हमने देखा कि कितना टाइम से कितना गुना है। बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का सवाल भी तुमसे। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। बोला गया था बेटा कि एक खुदरा व्यापारी ने 2 दर्जन आम खरीदे।
ठीक है, एक खुदरा व्यापारी है, कोई आदमी है, व्यापारी है, 2 दर्जन आम खरीदा, ठीक है सर, खरीद लिया 2 दर्जन, और 1.5 दर्जन आम 2 दर्जन आम के क्रय मूल्य के दर से बेच दिए, यानी 2 दर्जन आम 1.5 दर्जन आम बेच रहा है, कितना में? 2 दर्जन आम के क्रय मूल्य पे बेच दिए, यानी यहाँ पे रुपया के बारे बात नहीं किया, यहाँ पे वस्तु के बारे बात किया। अब मेरे बात समझो, खरीदा और बेचा है, यानी क्वेश्चन में सीपी है और एसपी है, कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, लेकिन सबसे पहले वस्तु के बारे बात किया, वस्तु, वस्तु यानी वस्तु क्या है यहाँ पे? आम है ना, ये लिखते नहीं लेकिन तुमको समझाने के लिए लिखे, वस्तु। 2 दर्जन आम खरीदा, ठीक है, 2 दर्जन आम खरीदा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज समझो बेटा, हम 1 करोड़ आम खरीद लिए, लेकिन कैलकुलेशन किस पे होगा? जो हम बेचेंगे। 1 करोड़ आम खरीद के हम 9 करोड़ कैसे होगा? 1 करोड़ आम खरीद के हम 99 लाख आम खा गए और अपने दोस्तों को खिला दिए, तो वो व्यापार पे काउंट नहीं होगा 99 लाख। जो बचा हुआ 1 लाख आम है 1 करोड़ पे, उस पे कैलकुलेशन होगा। यानी आप कितना खरीदे हैं उससे एग्जाम में के क्वेश्चन को कोई मतलब नहीं है कैलकुलेशन में, आप कितना बेच रहे हैं खरीद करके उस पे कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ एक खुदरा व्यापारी ने 2 दर्जन आम खरीदे, ये सिर्फ को बच्चा को भ्रमित करने के लिए है। कितना खरीदा इससे कोई मतलब नहीं है, कितना खरीद करके बेचा है उससे मतलब है, ठीक है। आगे 1.5 दर्जन आम 2 दर्जन के आम के क्रय मूल्य की दर से बेच दिए। कितना बेच दिए सर? 1.5 दर्जन आम, यानी बेच दिए, यानी वस्तु को सेल किए। बेचे कितना? 1.5 दर्जन। 1.5 का मतलब होता है 3/2, मालूम है ना सबको। अरे 1.5 ऐसे लिखोगे तो 2 एकम 2 एक 3/2। सर इधर क्यों लिखे? क्योंकि बेच दिए, बेचे तो सेलिंग की तरफ लिखे, बेच दिए, है ना। कितना बेच दिया? 3/2। अच्छा, कितना क्रय मूल्य के बराबर? 2 दर्जन आम के क्रय मूल्य के बराबर, यानी क्रय मूल्य से जब सीपी से वस्तु का तुलना किए तो कितना आम क्रय मूल्य में था? यानी 2 दर्जन जो आप खरीदे थे आम, और उसको जब बेच रहे हैं तो कितना में बेच रहे हैं? 1.5 दर्जन के हिसाब से बेच रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना? 1.5 दर्जन के हिसाब से बेच रहे हैं। अब मेरे बात को समझोगे बेटा, वस्तु का कभी भी अगर सीपीएसपी का रेशियो हो गया तो इसको कन्वर्ट कर देना रुपया में। क्यों रुपया में किए? क्योंकि सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य, बिक्री मूल्य, तो इसको हमेशा मूल्य पे कन्वर्ट करना होगा। अब वस्तु और मूल्य का रेशियो उल्टा होता है, यानी 3/2 पहले आ जाएगा और 2 बाद में आ जाएगा। अब देखो सॉल्व कर रहे हैं तो इसके अच्छा ये वाला 2 यहाँ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, क्योंकि नीचे था तो ऊपर चला गया। 2 दूनी कितना हो गया? 4। यानी सर वस्तु का मूल्य के बारे में बात करें तो हमने सीपी 3 यानी 3 रुपया में खरीदा और एसपी 4 यानी 4 में बेच दिया, और इन दोनों का अंतर ही तो लाभ होता है। यानी जो प्रॉफिट हुआ हमको 3 पे खरीद के 4 पे बेचे तो प्रॉफिट हुआ 1 का, और हमसे पूछ रहा है लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका होता है प्रॉफिट बाई क्रय मूल्य गुने 100, प्रॉफिट बाई क्रय मूल्य गुने 100। यानी 1 का प्रॉफिट हुआ, क्रय मूल्य कितना है? 3 है, क्रय मूल्य कितना है? 3 है, गुने 100, और इसको सॉल्व करोगे तो 33.33% है ना, आ जाएगा 33.33%, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, पक्का समझ में आया? अच्छा, थोड़ा थोड़ा अगर कंफ्यूजन है तो एक बार और बता देते हैं इसको, है ना। चलो एक बार और बताते हैं। एक व्यापारी ने 2 दर्जन आम खरीदे, ठीक है सर, खरीदे, कितने खरीदे? 2 दर्जन, लीजिए जैसे चाहे वैसे लिख दीजिए, ठीक है। और 1.5 दर्जन आम 2 दर्जन आम के क्रय मूल्य की दर से बेच दिए। बेचे कितने? 1.5 दर्जन, यानी सर 2 एक कम 2 3/2 हम इसको लिख सकते हैं, कितना? 3/2 ऐसे। ये खरीदे ये बेचे, डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। ये खरीदे ये बेचे, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये क्या है? ये आम है। खरीद बेच हमेशा निकलता किस पे? रुपया पे। रुपया करने के लिए इसको क्या करना होगा सर? उल्टा करना होगा। अच्छा, ये 2 नीचे है, इधर चला जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4। 3 का सामान 4 में बेचे, 1 का प्रॉफिट हुआ 3 पे, प्रतिशत का 100, यानी क्वेश्चन का आंसर 33.33%, ठीक है, 33.33%। बात समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना। और क्वेश्चन पे देखो अब इस क्वेश्चन को जरा सा, ये क्वेश्चन क्या कहता है ना। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। देखो एक बार, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका डायरेक्ट एक तरीका बताते हैं।
3 जीन्स पैंट 1000 रुपया में बेचा गया, यानी 1000 रुपया में 3 जीन्स पैंट आपको मिल गया है ना, बेचा गया 3 जीन्स पैंट। सेल ऑफर के अनुसार एक पैंट मुफ्त में दी गई, और कितना पैंट मुफ्त में दिया गया? एक पैंट मुफ्त में दिया गया। मतलब आप खरीद के लाए 1000 रुपया में 3 पैंट, आपका भाई बोला अरे 1000 में 3 पैंट कैसे दे दिया? तो आप बोले कि अरे 2 ही पैंट 1000 में दिया, लेकिन तीसरा पैंट फ्री दिया, ऑफर चल रहा था भाई कि 1000 रुपया में 2 पैंट लीजिए और एक फ्री, है ना। तो एक मुफ्त में दी गई, तो छूट का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कभी भी अगर मुफ्त वाला आपको मिलता है ना, कोई भी वस्तु मुफ्त वाला, तो डिस्काउंट का परसेंट कैसे निकलता है? देखो, डिस्काउंट परसेंटेज निकाला जाता है फ्री, यानी जो फ्री में मिला, बाय टोटल, यानी जितना आप घर पे लेके आए, गुने 100। यानी कभी भी आपको फ्री वाले में डिस्काउंट का प्रतिशत निकालना होगा कि कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला, तो ऊपर फ्री, नीचे कुल जो आप घर पे लेके आए गुने 100। फ्री कितना मिला है? एक पैंट फ्री मिला, एक पैंट। कुल कितना पैंट घर में लेके आए हैं? 3 जीन्स, गुने 100, 100/3 सॉल्व करेंगे तो 33.33% है ना। 100/3 का वैल्यू यही होता है बेटा, 33.33%। क्लियर है क्या? सबको समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इस तरह से, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग आराम से एकदम प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2000 का ब्याज मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट में कोई आदमी बैंक में पैसा रख दिया साधारण ब्याज पे, तो 2 साल में 10% का रेट लगा और उसको 2000 रुपया ब्याज मिल गया। ठीक है, मिल गया होगा। यदि इसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता, अब इसी पर उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता, तो प्रभावी दर की ब्याज क्या होगी? यानी पहले सिंपल इंटरेस्ट से इस क्वेश्चन का बोलता है कि मूलधन निकाल लीजिए, फिर मूलधन को रेट और टाइम पे कैलकुलेट करके रेट निकालिए, और फिर रेट को बताइए कि 1 साल का कितना निकलता प्रभावी दर। लेकिन हम इतना टाइम बर्बाद आपको एग्जाम पे नहीं करवाएंगे कि पहले सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन को बनाओ, मूलधन निकालो, फिर उसको कन्वर्ट करो कंपाउंड इंटरेस्ट में। वो स्कूल का मेथड है, जनरल कंपटीशन में ये सब मेथड नहीं चलता। जनरल कंपटीशन में सीखो कि प्रभावी दर पूछ रहा है, प्रभावी दर। यहाँ गौर करो, जो चीज हम लाइन दे रहे हैं ना, इफेक्टिव रेट, प्रभावी दर निकालने का तरीका सीखो। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बना लोगे तुम। प्रभावी दर यानी इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका सीखो। अगर एग्जाम में आ गया ना कि किसी भी का भी प्रभावी दर निकालो, और कितने साल का है क्वेश्चन में यहाँ पे? 2 साल का, तो 2 साल का ही सिखा देते हैं अभी। ठीक है, बाकी हमने एक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो डाला, उसको देखो अभी, और तुमको जबरदस्त जबरदस्त कॉन्सेप्ट हम सिखाने वाले हैं चैप्टर्स के अंदर। फिलहाल यहाँ देखो 2 साल का प्रभावी दर कैसे निकलता है। मान लो 5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसका प्रभावी दर निकालना है। तो प्रभावी दर निकालने का तरीका यह है बेटा कि पहले डबल करो, फिर दशमलव देके स्क्वायर करो। हाँ, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखते हैं, हमको मालूम है ना। हम प्रॉपर हिंदी प्रॉपर इंग्लिश नहीं लिखते। टाइम बर्बाद नहीं ना करना है भाई, कॉन्सेप्ट सिखाना है ना तुमको। तो पहले डबल करेंगे, फिर उसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जैसे 5% का प्रभावी दर करना है, तो 5 का डबल कितना होता है? 5 दूनी 10, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ये इसका प्रभावी दर हो गया। 7% का मान लो प्रभावी दर निकालना है, तो 7 का डबल 14, 7 दूनी 14, और 7 का स्क्वायर 49, यानी 49%। उसी प्रकार 8% का प्रभावी दर निकालना है, तो 8 दूनी 16, और 8 का स्क्वायर 64, यानी 16.64%। उसी प्रकार अगर तुमको यहाँ पे कितना है, देखो 10% है, 10% का प्रभावी दर निकालना है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 20, और सॉरी गलत बोले, 10 का डबल कितना होता है? 20। 10 का डबल कितना होता है? 20, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100%। और 100% का मालूम है कि 1 हो जाता है भाई। 100% को जब तुम सॉल्व करोगे तो 1 हो जाएगा, और ये 1 होकर के इधर चला जाएगा, तो 20 और 1 कितना होता है? 21%। यानी 10% का प्रभावी दर कितना होता है 2 साल के लिए? गौर करो, 10% का प्रभावी दर कितना होता है 2 साल के लिए? 21%। तो यहाँ इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बना सकते थे। हमसे क्या पूछा था मेरा बेटा कि प्रभावी दर क्या होगा, एनुअल रेट, सॉरी इफेक्टिव रेट क्या होगा। तो क्वेश्चन में कितना था? 10%, और 10% का प्रभावी दर कितना होता है? 21%। ये 21% कितने साल के लिए होता है? अरे बोलो ना, 2 साल के लिए। और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है एनुअल यानी प्रति वर्ष, हमसे पूछ रहा है वार्षिक यानी हर साल का। जब 2 साल का 21%, तो हर साल का कितना परसेंट निकालना है? तो 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर होगा 10.5%। कितना होगा?
10.5%, यानी ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया? एग्जाम में टाइम कैसे बचाना है, कैसे बचाना है, क्लियर है बात यहाँ तक? तो 10.5%, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया होगा। प्रभावी दर का तरीका, मान लो 11% का प्रभावी दर निकालना है, तो 11 का डबल 22 और 11 का स्क्वायर 144 होता है कि नहीं? 144 का एक इधर लिया हो तो हो जाएगा 23.44%, 2 साल का प्रभावी दर। बात समझ में आया? जैसे यहाँ पे क्या है, देखो गौर करो, 10% था ना बेटा, 10%, तो इसका प्रभावी दर निकालते 2 साल का, तो 10 दूनी 20 और 10 का स्क्वायर 100%, और ये 100% एक बन के आता है 21%। ये कितने साल का निकला? 2 साल का। हमसे क्या बोल दिया क्वेश्चन खुद? एनुअल, वार्षिक, 1 साल का, तो 2 साल के लिए डिवाइड करो, 1 साल का निकल जाएगा, यानी क्वेश्चन का आंसर 10.5%। कितना? 10.5%। क्लियर है बात यहाँ तक? समझ में आया? अभी तुमको लगता होगा कि सर क्वेश्चन तो आसान है, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आसान किया जा सकता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम तुमको होमवर्क देते हैं, अब तुम बनाओगे इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हो, तुम बताओगे इस क्वेश्चन को तुम कैसे बनाते हो। फिर अगर नहीं बनेगा तो तुम हमको कमेंट करके बताना कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, फिर हम तुमको सॉल्व करके इसको अलग से बताएंगे, अलग से बताएंगे एकदम स्पेशली। लेकिन हमको भी तो दिखना चाहिए कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है कि नहीं। आप तुम सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, अगर तुमसे बनता है तो कमेंट करके आंसर बताओ कि सर इतना आंसर आया, और नहीं बनता है तो हम तुमको ऐसा तरीका बताएंगे किस तरह की किसी भी क्वेश्चन में, प्रभावी दर वाला क्वेश्चन में, इफेक्टिव रेट वाला क्वेश्चन में पेपर ऊपर का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे तुम बनाओगे तो आंसर आएगा तुम्हारा, चलो तुमको हिंट्स दे देते हैं। आंसर आएगा तुम्हारा, आंसर आएगा मान लो ए बी पॉइंट सी डी, और तुम परेशान हो जाओगे कि सर प्रभावी दर से तो इतना आ रहा है वैल्यू, लेकिन आंसर ऑप्शन में नहीं मिल रहा। कभी भी अगर क्वेश्चन में अर्धवार्षिक बोले, हाफ ईयरली बोले, 6 माही बोले, अर्धवार्षिक बोले, तो क्या करना, जैसे यहाँ देखो 6 महीने का कैलकुलेशन है, पॉइंट के बाद जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना, आंसर टपक के सेब की तरह हाथ में आ जाएगा, ठीक है। ट्राई करना, इतना भी हिंट्स तुमको दे दिए, इतना भी हिंट्स तुमको दे दिए, ठीक है। आंसर तुमको वहीं पे मिल जाएगा, इतना भी तुमको हिंट्स दे दिए। बोलता है कि 3 बाढ़ग्रस्त राज्य ए बी सी को 376 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में दी गई, तो सी को कितना राशि मिलेगा? ठीक है, ए बी सी 131415 131415। सबसे पहले तो सर अनुपात का ये नियम है कि अनुपात को भिन्न में, फ्रैक्शन में, बटा में नहीं रहने दीजिए, इसको एलसीएम से काट करके सरल कर लीजिए। 5, 4 और 3 का एलसीएम होता है 60, यानी इसको भी 60 से गुना कर लीजिए, इसको भी 60 से गुना कर लीजिए, इसको भी 60 से गुना कर लीजिए, ताकि एलसीएम से काटने के बाद जो संख्या है वो भिन्न में ना होकर के नॉर्मल हो जाए। 3 से काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे तो 15 चौके 60 कटेगा, 5 से काटेंगे तो 12 25 60 कटेगा। हमसे पूछा है कि सी के हिस्से में कितने रुपया आएगी, हमसे पूछा कि सी को कितना रुपया मिलेगा, कितने में, तो सर 376 करोड़ में, 376 करोड़ में गुने सी का हिस्सा। सी से पूछे कि सी बेटा तुमको कितना हिस्सा मिलेगा, बोला सर 12 मिलेगा, कितना में, तो नीचे टोटल 20, 15 और 12 का टोटल, तो 0 5 5 5 2 7 का 7, यहाँ बचा 1 1 2 और 2 4, यानी 47। बात समझ में आई सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको काटना है तो देखो काटने का तरीका सीखो, पूरा काटने के चक्कर में कभी बच्चा एग्जाम नहीं निकलेगा, टाइम बर्बाद होगा। ये कितना है, आखिरी संख्या को पकड़ो, प्यास से आखिरी संख्या को पकड़ो, कितना है 7। 7 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे कि 6 आ जाता है आखिरी में, तो सर 8 बार में, 7 8 जा 56, 7 8 56, इस 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तब अंत में 6 आता है। अब गुना कर दो, चाहे तो 8 दूनी 16 से प्यास से 6 लिख दो, या 12 8 96 से पूरा 96 लिख दो। तुमको क्वेश्चन का आंसर में अंत में 96 चाहिए, 120 नहीं चाहिए, 160 नहीं चाहिए, 140 नहीं चाहिए। ये देखो क्वेश्चन का आंसर 96 करोड़, ठीक है, 96 क्वेश्चन का आंसर। 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए, तो 8 बार, और 8 दूनी कितना होता है सर 16 होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक, है ना।
तो ऐसे कैलकुलेट करना एग्जाम पे, टाइम बर्बाद करने के लिए मत जाना एग्जाम के हॉल पे। बोलता है कि चतुर्थ अनुपात बताइए, तो कितना होगा, 4 8 7 का 4, सॉरी 4 है, 8 है, बीच में 2 को बिंदु आता है, फिर 7 है, और फिर चतुर्थ अनुपात बताना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल तो नहीं मालूम, तो एक्स लिख दिए। अनुपात बताने का तरीका है कि बाहर का गुना बाहर से करते हैं और अंदर का गुना अंदर से करते हैं। 4 का गुना x से करेंगे और अंदर 8 का गुना 7 से करेंगे, एक हंसता हुआ चेहरा बनता है यहाँ पे, है ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 सते 14, कितना हो गया चतुर्थ अनुपात 14। इस क्वेश्चन का जो प्रोपोर्शनल आया वो कितना आया बोलो ना, 14। किसी को कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में बात आया होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? और क्वेश्चन पे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को तुम सोचना है एग्जाम्स कॉल पे जल्दी जल्दी, और ये प्रैक्टिस से ही तो होगा। एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र की 5 गुनी है। 5 गुनी का मतलब होता है अनुपात, 5 गुनी का मतलब होता है 5 अनुपात 1, 4 गुनी का मतलब होता है 4 अनुपात 1, 10 गुनी का मतलब होता है 10 अनुपात 1, 7 टाइम्स या 7 गुनी का मतलब होता है 7 अनुपात 1। तो दादा है और पोता है, दी से दादा, पा से पोता, है ना। दादा का उम्र उसका बेटा का पोता का उम्र का 5 गुना है, यानी दादा 5 गुना 1 है। अच्छा अनुपात है तो क्या लिखेंगे साथ में, अनुपात के साथ x लिखा जाता है। ठीक है, आगे। तो इनमें से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट रिप्रेजेंट पॉसिबल टोटल एज? अगर हम दादा और पोता का टोटल एज देखेंगे तो 5 और 1 6 एक्स होगा, यानी इसमें से ऑप्शन वही होगा जो 6 से कट जाए, क्योंकि दोनों का उम्र का कुल जो आता है, दोनों के एज का जो कुल आता है वो 6 एक्स आता है। छिक तो नया शब्द हो गया ना, 6 भी नहीं 6 भी नहीं, छिक निकल रहा है मुझसे, है ना। तो 6 होता है। ठीक है बेटा, इन दोनों के उम्र का जोड़, यानी वही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है जो 6 से कट जाए। जो 6 से नहीं कटेगा वो कुल उम्र का समर्थन नहीं करेगा। 6 से 66 कटेगा, 6 से 72 कटेगा, 6 से 54 कटेगा, 6 के पहाड़ा में कभी भी 50 नहीं आता, यानी दादा और पोता के उम्र का जोड़ 50 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6 से नहीं कट रहा। ठीक है बात यहां तक? इतना अच्छे से क्वेश्चंस को करवा देंगे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन तुमको नया या उठपटांग नहीं दिखेगा। 30 पुरुष किसी काम को 80 दिनों में कर सकते हैं। देखो, कभी भी एक से अधिक पुरुष किसी काम को करेगा तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है क्या, m इंटू डी इंटू एच बाई डब्ल्यू, यानी MDH वाला, यानी मसाला धनिया हल्दी वाला MDHW। अच्छा, ये एक MDHW के बराबर भी लिखते हैं हम लोग, MDHW, m इंटू डी इंटू एच बाई डब्ल्यू। सर दो दो बार क्यों लिखते हैं? एक हिस्सा होता है फुल स्टॉप, या हिंदी में बात करो तो पुनः विराम से पहले का, और फुल स्टॉप या पुनः विराम के बाद जो पुरुष, दिन, घंटा, काम का चर्चा होता है वो बराबर के इधर लिखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, 30 पुरुष, यानी एम कितने हैं, मेन कितने हैं, पुरुष कितने हैं, 30। 30 पुरुष किसी एक काम को यानी काम की संख्या नीचे डब्ल्यू कितना है, 1, किसी एक काम को 80 दिनों में कर सकते हैं, यानी डेज कितना है, 80। आगे पुनः विराम आ गया, फुल स्टॉप आ गया, यानी बराबर। सर एच कहां गया, नहीं है क्वेश्चन में, आवर नहीं है, घंटा का चर्चा नहीं है क्वेश्चन में। तो 20 पुरुष, अब कितने पुरुष हो गए, 20 पुरुष उसी काम के दोगुने, अब यहाँ पे काम कितना हो गया, दुगुना हो गया, उसी काम को दोगुने काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी डेज ज्ञात करना है। ठीक है, 2 से काटो इसको 10 12 में, 0 से 0 काट दो, 3 8 24, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बेटा, 240। कितना, 240, यानी कितने दिनों में कर देंगे ये पुरुष, 240 दिनों में। किसी को कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, है ना। और क्वेश्चन देखो, ए और बी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ ए और बी है, ए और बी मिल करके किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 12 दिनों में कर सकता है, ए अकेला उस काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। एक तरीका बता दे रहे हैं, इसको बना देंगे अभी, लेकिन बिना पेन पेपर के भी बन सकता है। कभी भी जब दोनों आदमी का दिया रहे, दोनों आदमी कितना दिन में काम कर सकता है, और दिया रहे कि एक आदमी काम कितना दिन में कर सकता है, दूसरा आदमी का ज्ञात करो, तो दोनों का एलसीएम ही आंसर होता है। जैसे पूछा ना कि बी अकेले कितने दिन में काम कर सकता है, तो 6 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 12। हटाओ क्वेश्चन को, ऐसे सोच सकते हैं ना। क्या समझ में आया कि कभी भी अगर दो आदमी का दिन का संख्या दे दे
और एक आदमी का दे दे और एक आदमी का पूछे तो एलसीएम आंसर होता है, एलसीएम आंसर होता है। ठीक है बेटा, आप क्वेश्चन बना दे रहे हैं। 6 और 12 का एलसीएम कितना होता है सर? 12। ये एलसीएम से क्या पता चलता है? काम का संख्या। अब यहाँ पे क्या निकालते हैं हम लोग? क्षमता। 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 12 जाए तो 2 बार, 12 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 12 जाए 1 बार, है ना। और टाइम एंड वर्क ये जो चैप्टर है इसको जाकर के देखो, अभी तुम एक प्लेलिस्ट में तुमको मिलेगा उलगुलान बैच, उलगुलान में इस चैप्टर को जाकर के देखो, टाइम एंड वर्क। एसएससी सीजीएल मेंस तक का एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे, यानी इतना टाइप, जितना भी टाइप इसमें बन सकता है ना उतना पढ़ा दिया। आने से आने वाले 10 साल तक तुमको नया टाइप नहीं मिलेगा, इतना अच्छा अच्छा टाइप इसमें पढ़ाए हैं। उलगुलान बैच में एसएससी सीजीएल मेंस लेवल तक खत्म करवा दिए, है ना। जाकर के देखना टाइम एंड वर्क हम कितना अच्छा पढ़ाए हैं उसमें। अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा? क्षमता निकल गया यहाँ पे। ये ए प्लस बी का क्षमता 2 का और ए का क्षमता कितना निकला? 1 का। और हमको क्या पूछा कि बी अगर अकेले काम करे तो कितने दिन में करेगा, तो बी का क्षमता बताओ, बी का क्षमता कितना निकलेगा। तो सर हम जानते हैं कि ए प्लस बी का क्षमता कितना है? ए प्लस बी का क्षमता 2 है। कितना है? 2 है। इसमें ए का क्षमता कितना है? तो ए का क्षमता 1 है। 1 प्लस बी बराबर 2 है, यानी यहां से हम बी का क्षमता 1 निकाल दिए। अब हमको कितना काम करवाना है? 12 काम। कितना काम करवाना है? 12 काम। बी अपने क्षमता से काम करेगा, बी का क्षमता 1 है, यानी बी को कितना दिन लग जाएगा इस काम को करने में? 12 दिन। ठीक है, 12 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? सबको समझ में आ गया है ना? ऐसे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, तो बताइए कुल कितनी दूरी तय करेगी 15 सेकंड में? कितना देर में? 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, ये पूछा गया तुमसे। चलो बताते हैं। दूरी पूछा है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, स्पीड कितना दिया हुआ है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड पे हमेशा काम किया जाता है मेरा बेटा। क्या होता है ना, स्पीड हमेशा या तो तुमको देगा किलोमीटर प्रति घंटा में, या तो तुमको स्पीड देगा मीटर प्रति सेकंड में। दो तरीके से देगा, या तो स्पीड के साथ किलोमीटर प्रति घंटा का जिक्र करेगा, या तो स्पीड के साथ मीटर प्रति सेकंड का जिक्र करेगा। तो जब भी स्पीड में तुमको यूनिट दिया रहे, तुम ऑप्शन की तरफ जरूर देखो, ऑप्शन में किलोमीटर है या मीटर है। सर ऑप्शन में मीटर है। अगर ऑप्शन में मीटर है यानी यूनिट को छोटा कर दिया। यूनिट को जब भी छोटा करना है तो किलोमीटर प्रति घंटा को गुना करना पड़ेगा 5/18 से। अब मान लो कि ऑप्शन, ये क्वेश्चन में दे देता स्पीड मीटर में, मीटर पर सेकंड, और सारा ऑप्शन यहाँ किलोमीटर में देता, यानी मीटर में क्वेश्चन देकर के ऑप्शन किलोमीटर में देता तो यूनिट को बड़ा करता, और यूनिट को बड़ा करने के लिए गुना करना होता है 18/5 से। 18/5 से। सर एग्जाम के हॉल पे हो सकता है कि भूल जाए हम कि 5/18 से बड़ा करना यूनिट को या 18/5 से बड़ा करना है, कंफ्यूजन हो गया। तो ऐसे याद रखना, कैसे याद रखना वो भी बता दे रहे हैं। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हो, यानी छोटा कर रहे हो तो ऊपर वाला वैल्यू छोटा। मीटर पर सेकंड से तुम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर रहे हो, यानी बड़ा वैल्यू बना रहे हो तो ऊपर में बड़ा, छोटा बनाओगे तो ऊपर में छोटा, बड़ा बनाओगे तो ऊपर में बड़ा। सर यहाँ पे है स्पीड का 72 किलोमीटर में, मेरा ऑप्शन मीटर में है, यानी यूनिट को छोटा करना होगा तो 5/18 से गुना करेंगे। और इंटू टाइम, टाइम कितना दे रखा है बेटा? टाइम दे रखा है 15 सेकंड। कितना? 15 सेकंड। अब इसको काट दो, जैसे तुम चाहते हो वैसे काटो। 9 से काटेंगे तो 9 × 8 = 72, 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, तो 4 बच्चे हो गया 20, और 20 × 15, तो सर 15 दूनी 30 होता है, और एक जीरो और है उसको भी लगा दो, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 300 मीटर। कितना हो जाएगा बोलो? 300 मीटर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? सबको चीजें एकदम बिल्कुल समझ में आती होगी स्पष्ट रूप से, है ना। ऐसे बना सकते हैं। यूनिट का बस ध्यान रखना, ठीक है। यूनिट का ध्यान रखते हैं ना, किलोमीटर और मीटर पे। आगे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तुमको अब क्या कहता है। एक आदमी की न्यूनतम गति धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा पहले कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोई भी आदमी नदी में तैर रहा, कोई भी आदमी नदी में तैर रहा, तो नदी एक ऐसी चीज है ना जिसका अपना भी बहाव होता है, जिसका अपना भी बहाव होता है। अगर नदी के बहाव के साथ जाए या बहाव की ओर, तब मैन प्लस वाटर,
जो आदमी का गति है या नाव का गति है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो तैर रहा है उसके साथ वाटर यानी पानी की गति ऐड हो जाती है। ऐसा क्यों? मान लो कि आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर रहा है, इसी गति में, इसी ओर, इस दिशा में, इस दिशा में, और पानी का जो अपना धारा का जो चाल है वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से तो आदमी तैर रहा है, और अगर नहीं भी तैरता, ऐसे भी रहता, तो भी उसको धीरे 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 धारा आगे बढ़ा देती, क्योंकि धारा का चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अर्थात जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा क्या कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तो आदमी अपना एफर्ट लगा रहा है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से धारा भी उसको साथ में बहा दे रही है। यानी आदमी का जो गति हो जाएगा वो हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर वो आदमी धारा की ओर जाता है तो। अब अगर ये आदमी वापस आता, ऐसे इधर आता, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर आने की कोशिश करता, लेकिन जो धारा रहती ना वो इधर बह रही है, आदमी इधर आ रहा है तो धारा इधर बह रही है, तो धारा उसको 2 की गति से ढकेलेगी, बोलेगी वापस जा, तो उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यानी बेचारा 5 का स्पीड में अपना ताकत लगाएगा, लेकिन 2 की गति से धारा इसको ढकेल देगी, तो लास्ट में इसका जो फाइनल स्पीड बनेगा ना गति का, वो बनेगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 5 का तो इधर लगा रहा है, लेकिन धारा इधर से 2 से ढकेल भी तो रही है ना। यानी धारा की ओर जाएगा तो धारा का जो स्पीड है वो आदमी के स्पीड में ऐड हो जाता है, और धारा के विपरीत जाएगा तो आदमी का जो स्पीड है उससे धारा का विपरीत स्पीड माइनस हो जाता है। ठीक हो गया, है ना। यही सब चीज तो होता है ना। मान लो जैसे दो आदमी है, एक आदमी इधर से आ रहा है, एक आदमी इधर से आ रहा है बाइक से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, एक आदमी इधर से आ रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ये आ रहा है पल्सर से और ये आ रहा है तुम्हारा पैशन से, दोनों अपना अपना गाड़ी से आ रहा है पल्सर और पैशन से। तो जो आपस में टक्कर होगा वो भीषण हो जाएगा, वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हो जाएगा, टक्कर ज्यादा होगा। लेकिन जब अगर मान लो कि एक आदमी बाइक इस ओर चला रहा, पीछे से एक आदमी इसको धक्का दिया, तो फिर जो इसका धक्का का जो एफर्ट ये रिजल्ट होगा ना वो उतना ज्यादा नहीं होगा। ऐसा तो बहुत बार होता है कि तुम बाइक चला रहे हो तो और एक आदमी आता है पीछे से तुम्हारे बाइक के पीछे हल्का से सटा देता है, लेकिन तुम गिरते नहीं हो, बस पीछे मुड़ के देखते हो क्या कर रहे हैं भैया, बोला रहे सॉरी यार गलती से लग गया। यही हो सकता है, रिजल्ट बहुत हल्का होता है एक दिशा में, लेकिन विपरीत दिशा में स्पीड ऐड हो जाता है, फिर बोलने का मौका नहीं मिलेगा, क्या करे भैया, दोनों लेटे रहेंगे आपस में एक दूसरे में बाहों में बाहें डाल के। ठीक है, आओ यहाँ। तो एक आदमी की न्यूनतम गति धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है सर, यानी आदमी का जो गति है, मैन का जो गति है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा, 21 किलोमीटर प्रति घंटा, अच्छा गति से तैर रहा है। और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो वाटर यानी धारा की गति है, वाटर ने अगर असल में हम स्ट्रीम लिखा जाता है, तुम बोलोगे सर वाटर मैंने पानी होता है, धारा मैंने स्ट्रीम होता है, हमको मालूम है, लेकिन टाइम इतना एग्जाम में हम थोड़ी लगाएंगे, हम तो MW लिखेंगे, है कि नहीं। पानी का गति कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, वो मालूम है ना, बच्चा लोग सिखाने लगता है। तो धारा के विपरीत दिशा में उस आदमी की गति क्या होगी, धारा के विपरीत दिशा में उस आदमी की गति क्या होगी, सॉरी, एक आदमी की न्यूनतम गति धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी मैन का गति धारा के विपरीत दिशा में ये 21 किलोमीटर प्रति घंटा, हम गलत लिखे थे, क्वेश्चन नहीं पढ़े थे। एक आदमी की न्यूनतम गति धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब जिस ओर धारा बह रही है, जिस ओर धारा बह रही है तो आदमी तो प्लस हो जाएगा धारा के साथ, 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी मैन का नहीं मालूम, लेकिन जो धारा है इसका गति है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों का मिला करके 21 किलोमीटर प्रति घंटा। सर यहाँ से मैन का गति निकाल दीजिए ना, 21 में 4 माइनस कीजिएगा तो 17 किलोमीटर प्रति घंटा, ये निकल गया मैन का भी गति। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि धारा के विपरीत दिशा में आदमी की गति क्या होगी, यानी मैन का धारा के विपरीत पूछा है, विपरीत मतलब निगेटिव, माइनस हो जाएगा। आदमी का गति कितना है 17, धारा का गति कितना है 4, 17 में से 4 गया तो कितना बचा 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की ओर जाता है तो प्लस होता है तो 21 का गति है, और धारा के विपरीत जाता है तो 11 का गति है। आदमी का गति 17 है और पानी का गति 4 है, सब निकल गए यहाँ पर, है कि नहीं, सब निकल गया यहाँ पे, बात समझ में आ रहा है ना। ओ सॉरी, 11 17 में से चल गए तो 11, 11 ऑप्शन में नहीं है, नहीं है तो 11 ही आंसर होगा, नहीं है तो 11 ही आंसर होगा, रॉन्ग ऑप्शन है ना, गलत ऑप्शन। ठीक है, व्हाट विल बी द अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम पूछ रहा है यानी माइनस हो गई, धारा के विपरीत में होता है क्या है,
धारा के विपरीत में होता है एम माइनस डब्ल्यू, आदमी माइनस वाटर, और धारा की ओर में होता है एम प्लस डब्ल्यू। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन में, है ना। आंसर होगा 11, ऑप्शन गलत है, देता है गलत, है ना, देने दो। एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72 का वैल्यू 0, तो एक्स का मान ज्ञात करो। एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। तो सर ऐसा ब्रेक करेंगे कि संख्या 72 हो जाए और प्लस माइनस करें तो 17 आ जाए। ऐसा ब्रेक करेंगे तो यहीं दिख रहा 9 8 72, यानी इसको लिख सकते हैं सर एक्स स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस 8x प्लस 9x प्लस 72 बराबर 0, ये लिख सकते हैं ना। 8 9 72 होता है और 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 17 भी आता है। यानी इसमें हम करते क्या है, याद रखना, हमको दो संख्या ऐसा चाहिए होता है द्विघात समीकरण में कि गुना करे तो आखिरी वाला आ जाए, गुना करे तो आखिरी वाला आ जाए, और जोड़े या घटाएं तो बीच वाला आ जाए, है ना। तो सोचना नहीं है, ऑप्शन से देख लेना, ऑप्शन में बार बार दिख रहा 9 और 8, ठीक है, 9 और 8, तो 9 और 8 जोड़ेंगे तभी तो 17 बनेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9x प्लस 72, 8 9 72 और 8 9 17। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पे ले लेंगे कॉमन, यानी इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो x, और यहाँ बचेगा अपने पास x प्लस 8, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 9, तो यहाँ पर भी बचेगा x प्लस 8। कैसे, 9 कॉमन ले लिए, यहाँ x बचा और 9 8 72, यानी एक बार अपने पास आया x प्लस 8 और एक बार अपने पास आया x प्लस 9। अब दोनों का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना होगा, प्लस का 8 उधर भेजेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, और x प्लस 9 कितना होगा, प्लस का 9 उधर भेजेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, यानी आंसर होगा माइनस का 8 माइनस का 9, माइनस का 8 माइनस का 9। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, 72 के जगह एक ऐसा संख्या दे देता जिसको सोचना डिफिकल्ट होता, तो ऑप्शन का मतलब से एक तरीका सिखा रहे हैं, द्विघात समीकरण के सब क्वेश्चन को वैसे ही बनाना, टाइम बर्बाद एग्जाम पे नहीं करना, और तरीका सिखाते हैं। एक तरीका ऐसा सीखो कि सारा क्वेश्चन बन जाए, देखो हमेशा बन जाएगा, हमेशा प्लस प्लस, अब पहले माइनस फिर प्लस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर माइनस माइनस, लिखने का ढंग सीखो फिर से, प्लस प्लस फिर पहले माइनस फिर प्लस, फिर अब प्लस फिर माइनस, फिर अंत में माइनस माइनस, यानी प्लस प्लस फिर माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस माइनस, लिखने का ढंग सीख गए। अब देखो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होता है इसके ऊपर वाला, यानी बस तिरछा लिखते जाओ, इसका वैल्यू होगा प्लस प्लस, इसका वैल्यू कोई पूछे तो इसका तिरछा लिखते जाओ, यानी माइनस प्लस, और इसका वैल्यू पूछे तो इसके ऊपर वाला लिख दो प्लस माइनस, और ये जो माइनस माइनस बचा इसको ऊपर ले जाओ माइनस माइनस, ठीक है ना। यानी इसका वैल्यू ये वाला, इसका वैल्यू ये वाला, इसका वैल्यू ये वाला, इसका वैल्यू ये वाला, और इसका वैल्यू ये वाला। बात समझ में आ गया, यानी क्वेश्चन में यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ पर भी प्लस था, यानी ऑप्शन में माइनस माइनस चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हटाओ आंसर। समझ में आया, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसे सोचना एग्जाम पे ना, टाइम बर्बाद करने के लिए थोड़ी जाना है बेटा कि द्विघात समीकरण निकालते रहेंगे, तो हम बता दिए, मेरा बताने का काम है टीचर वाला, इसलिए नेताओं का दिखेगा प्लस प्लस, हम ऑप्शन में खोजेंगे माइनस माइनस, तो बोलेंगे हटाओ क्वेश्चन, है ना। तो उम्मीद है कि ये सेट का जो 20 सवाल था ये तुमको अच्छे से समझ में आया होगा कि एग्जाम्स 25 सवाल था, ये तुमको कैसे एग्जाम्स में करना है। मिलते हैं अगले क्लास में एक शानदार सेशन के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। ये चैनल तुम्हारा अपना है, इसको जरूर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करो, ताकि सबको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, और एक नया सोच, एक नया तरीका समझ में उनको आना चाहिए। यानी जो घिसा पीटा तरीका है वो तो ऑलरेडी वो सीखे हुए हैं, जान रहे हैं, एक और तरीका सीखे कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सही और समय रहते हुए बचाते हुए किया जा सकता है। जय जय हिंद, जय भारत।